वीणा मादनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, एस मंगल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मैंने 20 प्रश्न सीरीज 6 के माध्यम से रखे हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का आप दोहरान करेंगे और तब तक दोहरान करेंगे जब तक आपकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेकों व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यह कथन है। तो 4 विकल्प हैं बच्चों आपके पास में, और परिभाषा आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए यह प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पहला विकल्प है मैकग्रेथेट का, दूसरा है लेविन का, तीसरा है स्टीफन एम कोरे का और चौथा हैवलॉक का। तो यदि इस परिभाषा को आपने पूर्व में पढ़ा हो तो फिर विकल्प आपके पास में सीधा सीधा सा सही आंसर आपको नजर आना चाहिए बच्चों। क्योंकि जो व्यक्ति एक ऐसा शिक्षाविद जिसने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया है, वो है स्टीफन एम कोरे। तो ये जो कथन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया बच्चों? स्टीफन एम कोरे के द्वारा दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ें। दूसरा प्रश्न भी कथन को लेकर के है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। यह कथन है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है मैकग्रेथेट का, दूसरा स्टीफन एम कोरे का, तीसरा लेविन का और चौथा स्टेन का। तो यहाँ जब वो क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, मानते हैं, तब तो अपन ने आंसर दिया था स्टीफन एम कोरे का। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। तो ध्यान में रख लो इस बात को। व्यवस्थित खोज की क्रिया जो मानी गई है वो किसके द्वारा मानी गई है? मैकग्रेथेट के द्वारा। तो सही आंसर है बच्चों इसका मैकग्रेथेट का ये स्टेटमेंट है। तीसरा प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का स्रोत है। तो 4 विकल्प आपके पास में। क्रियात्मक अनुसंधान की जो उत्पत्ति है वो उसका मूल स्रोत है क्या? कहाँ से कैसे उत्पत्ति हुई है इसकी? तो पहला विकल्प है बच्चों ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत, दूसरा है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, तीसरा है समाज शास्त्र व्यवस्था सिद्धांत और चौथा है भावात्मक व्यवहार व्यवस्था सिद्धांत। तो यदि हम क्रियात्मक अनुसंधान से परिचित हों तो क्रियात्मक अनुसंधान एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, और जब एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, क्रियात्मक कार्य होता है, तो ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत की बात नहीं कर सकते। ये पहला वाला जो विकल्प है, यदि आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो पहला वाला विकल्प आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो हमने प्रक्षा प्रतिमान पढ़ा था, इसका प्रश्न पहले मैं पूछ चुका हूँ आपसे। प्रक्षा प्रतिमान इंक्वायरी मॉडल जिसकी हमने बात की थी, उसको प्रतिपादन करने में रिचर्ड सचमैन का जो योगदान था, जिन्होंने सिद्धांत को अपनाया था, वो सिद्धांत था ज्ञानात्मक व्यवहार सूचना संसाधन सिद्धांत। तो क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का स्रोत पहला विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प है चूंकि क्रियात्मक अनुसंधान ट्रेडिशनल नहीं है, मूलभूत नहीं है और प्राचीन नहीं है, ये आधुनिक है। और जब हम आधुनिक की बात करते हैं और आधुनिक में जो मानव व्यवस्था है आज, वो इस क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से अपन देख सकते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो स्रोत है, वो कौन सा सिद्धांत है बच्चों? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। ना तो समाजशास्त्र व्यवस्था सिद्धांत इसका विकल्प ठीक है और ना ही भावात्मक व्यवहार की ये बात करता है। इसलिए इसका जो विकल्प सही है वो है, अच्छा प्रश्न है,
ध्यान में रखिए। क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का स्रोत पूछा जाता है आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। चौथा प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान किस विषय की उपज है? अब वहां तो स्रोत पूछा गया था प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है क्रियात्मक अनुसंधान किस विषय की उपज है? क्या बच्चों वो शिक्षा मनोविज्ञान की है, क्या समाजशास्त्र की है, क्या सामाजिक मनोविज्ञान की है, या भाषा विज्ञान की है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, अब यहाँ यदि प्रश्न आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत करके आएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि जो रीट का पाठ्यक्रम है, रीट के पाठ्यक्रम में इस क्रियात्मक अनुसंधान को किसमें रखा हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान में रखा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे यही मान के चलेंगे क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर में आया है, इसलिए ये किस विषय की उपज हो गई? शिक्षा मनोविज्ञान की हो गई। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की उपज नहीं है, और ये समाजशास्त्र की उपज भी नहीं है। समाजशास्त्रियों के द्वारा भी इसे नहीं विकसित किया गया है। यह उपज है सामाजिक मनोविज्ञान की, यानी जो सामाजिक है, समाज है, और साथ में हमारी जो साइकोलॉजी है, सोशल और साइकोलॉजी, इन दोनों को मिला करके इस विषय ने इसकी उत्पत्ति की है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जिस विषय से निकला है वो विषय कौन सा है बच्चों? सामाजिक विज्ञान है ना? ध्यान में रखना, भाषा विज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ें। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उल्लेख बंकिंघम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? बंकिंघम बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं और इन्होंने पाठ्यक्रम की बहुत सुंदर सी परिभाषा दी थी, यदि आपको ध्यान हो तो। बंकिंघम कहते हैं, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को, अपनी जो उसकी सामग्री है, अपनी सामग्री को किसमें ढालता है? वो अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। जो उसने आदर्श निर्धारित कर रखे हैं उसके अनुसार वो अपनी सामग्री यानी अपने विद्यार्थियों को ढालता है। तो इतनी सुंदर परिभाषा पाठ्यक्रम के संदर्भ में बंकिंघम यहाँ पर कह रहे हैं। और कनिंघम दूसरा नाम आता है कनिंघम का, कनिंघम ने भी इस परिभाषा को यहाँ पर दिया है। तो बंकिंघम भी एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री में हैं, तो कनिंघम भी एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री में हैं। दोनों का जो एक समानार्थी चीज नजर आ रही है हमें, दोनों का एक नाम के रूप में अपन देखें तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम उल्लेख बंकिंघम ने जो किया है वो किसमें किया है? पहला वाला विकल्प ठीक है बच्चों, रिसर्च फॉर टीचर्स। रिसर्च ऑफ एजुकेशन नहीं है, रिसर्च फॉर ह्यूमन नहीं है, रिसर्च इन एजुकेशन नहीं है। आंसर क्या है? रिसर्च फॉर टीचर। यानी बंकिंघम ने किस पुस्तक में क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहले उल्लेख किया था? वो है रिसर्च फॉर टीचर्स। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को, अब यहाँ इस चीज को ध्यान से रख लेना क्योंकि शब्दों में ही है आंसर। प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय पूछा जा रहा है आपसे। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रियात्मक संधान की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो प्रयोग में लेकर आए थे, वो कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। बंकिंघम को जाता है क्या इसका श्रेय? स्टीफन एम कोरे को जाता है, कोलियर को जाता है, या लेविन को जाता है? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने अंडरलाइन कर दी इसलिए। प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? स्टीफन एम कोरे को जाता है बच्चों। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में जो लेकर आए थे वो स्टीफन एम कोरे लेकर के आए थे। प्रश्न नंबर 7, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे?
अब फिर वो प्रश्न जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग में लाने वाले स्टीफन एम कोरे थे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जल्दीबाजी में उत्तर करके आएंगे स्टीफन एम कोरे। मैंने आपके लिए विशेष प्रश्न तैयार किए हैं कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो सके। क्या स्टीफन एम कोरे को जाता है? नहीं, सर्वप्रथम प्रयोग प्रक्रिया को लेकर के आए थे वो, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। क्या कोलियर एवं लेविन को जाता है? राइट स्टोन ने किया था या बकिंघम को जाता है? तो यहाँ बच्चों आंसर ध्यान में रखिएगा, कोलियर एवं लेविन, इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। तो यदि सबसे पहले प्रयोग पूछा जाए तो ध्यान में रखना, प्रक्रिया को प्रयोग में स्टीफन एम कोरे लेकर आए शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? कोलियर एवं लेविन के द्वारा। अब हिंदी में तो उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान और अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। लेकिन यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 8 में रिसर्च एक्शन, वहाँ एक्शन रिसर्च है, यहाँ पूछा जा रहा है रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग किया, किसने किया था सबसे पहले रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग? क्या राइट स्टोन ने किया था? क्या ब्लैक बेल ने किया था? क्या स्टीफन एम कोरे ने किया था या कोलियर ने किया था? फिर यहाँ गलती होगी, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो हिंदी वाला शब्द है वो कोलियर और लेविन के द्वारा किया गया था। ये 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो कंफ्यूज 2-3 बार आप जब इसको दोहराओगे तो वो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका दूर हो जाएगा। यहाँ रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग करने वाले थे वो थे राइट स्टोन। तो समझ में बात आ रही होगी आपके कि स्टीफन एम कोरे ने क्या किया, कोलियर ने क्या किया और राइट स्टोन ने क्या किया। स्टीफन एम कोरे ने क्या किया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले थे वो स्टीफन एम कोरे थे। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो देने वाले थे, प्रयोग करने वाले थे, वो कौन थे? कोलियर थे। और रिसर्च एक्शन शब्द का प्रयोग किया था वो राइट स्टोन ने किया था। 9वां प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। 4 विकल्प है आपके पास। नए तथ्यों की खोज करना, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, तीसरा विकल्प है विद्यालय तथा कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? क्या नए तथ्यों की खोज करना है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य? क्या नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है? क्या विद्यालय तथा कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है? और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। जल्दीबाजी करते हुए उपरोक्त सभी पर टिक करके नहीं आना है आपको, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान की जब परिभाषा को हम पढ़ते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसके द्वारा विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान भी खोजा जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो फिर परिभाषा के अनुसार ही इसका उद्देश्य होगा। तो दूसरा अनुसंधान बच्चों आपने पढ़ा होगा मूलभूत अनुसंधान, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। अब फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में यही अंतर होता है कि एक्शन रिसर्च तो जो विद्यालय के अंदर समस्या है उसका समस्या को खोजना और साथ में उसका समाधान भी खोजना होता है, जबकि जो हमारा मूलभूत अनुसंधान है जिसको मौलिक अनुसंधान कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, उसका काम है नई खोज करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो नए तथ्यों की खोज करना ये उद्देश्य किसका होगा? मूलभूत अनुसंधान का होगा। नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना यह भी किसका होगा? मूलभूत अनुसंधान का होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उपरोक्त तीनों हो नहीं सकता, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान का विकल्प सही विकल्प क्या है बच्चों? तीसरा वाला, विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान करना। तो विद्यालय तथा कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। जो आज विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उन समस्याओं की खोज करना और साथ में उसमें सुधार करना, उसका समाधान लाना, ये मुख्य इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 4 स्टेटमेंट है बच्चों आपके पास में, इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है उसे छांटना है। पहला है क्रियात्मक
अनुसंधान स्वयं मूल्यांकित है। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यक्ति अथवा क्लिनिकल अनुसंधान कार्य है। तीसरा, क्रियात्मक अनुसंधान का स्वरूप सैद्धांतिक होता है। और चौथा विकल्प है क्रियात्मक अनुसंधान प्राकृतिक रूप से अनौपचारिक है। तो देखिए, चारों विकल्पों में से यदि मैं पहले विकल्प की बात करूं तो पहला विकल्प क्या कहता है? क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं मूल्यांकन है। बिल्कुल, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जो अध्यापकों के माध्यम से विद्यालय में पूर्ण किया जाता है और अध्यापक उसे स्वयं मूल्यांकित करते हैं, कोई दूसरा उसे मूल्यांकित नहीं करता, अध्यापक के द्वारा स्वयं मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यक्ति अथवा क्लिनिकल अनुसंधान कार्य है, यह स्टेटमेंट भी सही है, गलत नहीं है, क्योंकि एक्शन रिसर्च है वो एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, या मैं यूँ कहूँ कि क्लिनिकल या अनुसंधान कार्य है ये, जिसमें अपन जानते हैं जो क्लिनिक होती है, अपन डॉक्टर की क्लिनिक होती है, उसमें भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं और प्रैक्टिकल कार्य होते हैं। तो वही चीज़ क्रियात्मक अनुसंधान में भी होती है, व्यवहारिक कार्य है, क्रियात्मक कार्य होता है यहाँ पर। तो दूसरा विकल्प भी सही है, गलत नहीं है। तीसरा विकल्प पढ़ें, क्रियात्मक अनुसंधान का स्वरूप सैद्धांतिक होता है। अब नाम ही तुम्हें जब पता है कि इसका नाम ही क्रियात्मक अनुसंधान है, तो क्रियात्मक अनुसंधान जब इसका नाम है तो फिर यह सैद्धांतिक कैसे हो सकता है? सैद्धांतिक नहीं हो सकता। इसका स्वरूप क्या होता है? प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। इसलिए तीसरा वाला विकल्प क्या है? इसका गलत है। और चौथा वाला विकल्प भी देख लें, क्रियात्मक अनुसंधान प्राकृतिक रूप से अनौपचारिक है, यह स्टेटमेंट बच्चों सही है। तो करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट गलत है वो तीसरा वाला है। प्रश्न नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। अब 4 क्षेत्र यहाँ पर विकल्प के रूप में दिए गए हैं आपके पास में, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा विकल्प इसका क्षेत्र के रूप में नहीं आता। पहला विकल्प है शिक्षा नीति से संबंधित समस्याएं। दूसरा है शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की समस्याएं। तीसरा प्रबंधक वर्ग संबंधी समस्याएं। और चौथा शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं। यदि आपने क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा को समझ लिया है, जान लिया है, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी के साथ दे सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान भी खोजा जाता है। तो यदि विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों को देखोगे तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यदि मैं सेकंड विकल्प की तरफ जा रहा हूँ तो सेकंड विकल्प शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की समस्याएं, तो सीधी सी बात किससे रिलेटेड है? विद्यालय से रिलेटेड है, और जब विद्यालय से रिलेटेड है तो वो इसका क्षेत्र है। दूसरा प्रबंधक वर्ग संबंधी समस्याएं, तो प्रबंधक वर्ग संबंधी समस्याएं भी विद्यालय से संबंधित होती हैं। और तीसरा क्षेत्र है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं। ये तीसरी जो चौथा वाला विकल्प है यह विद्यालय से संबंधित है। तो अपन जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के 5 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है बाल व्यवहार संबंधी, बालकों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, बालकों के व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पहला क्षेत्र रखा गया है बाल व्यवहार संबंधी। दूसरा क्षेत्र रखा है अपन ने शिक्षण अधिगम संबंधी, तो कक्षा में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आती। जैसे मैं कहूँ, आपके वर्तनी संबंधी बच्चे अशुद्धियाँ करते हैं, उच्चारण ठीक नहीं करते हैं, गणित के सवाल ठीक प्रकार से नहीं बना पा रहे हैं, विद्यार्थी समय पर होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं, या अंत्यक्रिया कक्षा में नहीं हो पा रही है, तो ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती हैं जो किससे रिलेटेड होंगी? शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं होंगी। तीसरा क्षेत्र हमने रखा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते। चौथी समस्या मूल्यांकन संबंधी होती है, और पांचवी समस्या जो क्षेत्र है इसका वो प्रबंधक वर्ग होता है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प तो क्या है? क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन पहला वाला क्षेत्र इसका नहीं है। शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से सॉल्व नहीं होती, इसलिए आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। प्रश्न नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार है। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके पास में यहाँ पर हैं। पहला वाला विकल्प है बच्चों निदानात्मक, दूसरा है सहभागिता,
तीसरा है अनुभववादी एवं प्रयोगात्मक, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यदि चारों विकल्पों को देखें, पहला निदानात्मक, तो क्रियात्मक अनुसंधान में हम क्या करते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं, कठिनाइयों का पता लगाते हैं, कमजोरियों का पता लगाते हैं। तो ये कौन सा प्रकार आ जाएगा, निदानात्मक कार्य या निदानात्मक कार्य होता है। दूसरा सहभागिता भी होती है, हम एक दूसरे के सहयोग से भी अपन काम को इसमें करते हैं। तीसरा इसमें अनुभववादी भी होता है और एक्सपेरिमेंटल भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर बच्चों यहाँ पर क्या है, निदानात्मक भी होता है, सहभागिता भी होता है और अनुभववादी एवं प्रयोगात्मक, यानी क्रियात्मक अनुसंधान यदि पूछा जाए तो चार प्रकार का होता है। पहला निदानात्मक, दूसरा सहभागिता, तीसरा अनुभववादी और चौथा होता है प्रयोगात्मक। तो सही आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान से किसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान से किसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्या विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या स्कूल प्रबंधक, जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट होता है, हमारा प्रशासक होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और उपरोक्त सभी। तो विद्यालय का जो पार्ट है विद्यार्थी होता है, विद्यालय का पार्ट शिक्षक होता है, विद्यालय का पार्ट स्कूल प्रबंधक होता है। तो जब हम इन तीनों पर कोई भी एक्शन रिसर्च करते हैं बच्चों, तो फिर इनके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा, ध्यान में रख लेना। क्योंकि विद्यार्थी भी इसका एक पार्ट है, शिक्षक भी इसका एक पार्ट है और स्कूल प्रबंधक भी इसका एक भाग होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न पढ़िए, क्रियात्मक अनुसंधान में किस प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, परिकल्पना कई प्रकार की होती हैं, कंसेप्चुअल भी होती हैं, संप्रत्यात्मक, नल हाइपोथेसिस, शून्य आधारित। दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो दिशायुक्त परिकल्पनाएं होती हैं, दिशाविहीन परिकल्पनाएं होती हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर अपन ऑपरेशनल की बात करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं की बात करते हैं। तो जब क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो परिकल्पनाएं भी हमें कौन सी बनानी होंगी, क्रियात्मक ही बनानी पड़ेंगी। तो शून्य परिकल्पना नहीं बनाते, सेकंड ऑप्शन है इसका सही। संप्रत्यात्मक भी नहीं बनाते, यानी कंसेप्चुअल भी नहीं बनाते, और नल हाइपोथेसिस भी नहीं बनाते। तो उपरोक्त सभी नहीं हो सकता इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम कौन सी परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। 15वां प्रश्न है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में देरी से आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के किस क्षेत्र से संबंधित है। अभी मैंने बताया था आपको कि 5 क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान को बांटा गया है। अब 5 क्षेत्रों में पहला बाल विवाह संबंधी है, दूसरा शिक्षण अधिगम संबंधी है, तीसरा पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उससे संबंधित है, चौथा मूल्यांकन संबंधित है और पांचवा प्रबंधक वर्ग संबंधित है। लेकिन ये जो समस्या पूछी जा रही, कुछ विद्यार्थी कक्षा में देरी से आते हैं, यानी उनका रूटीन बन गया है कि वो हमेशा क्या करेंगे, क्लास में देरी के साथ में आएंगे। तो ये समस्या क्या बाल विवाह संबंधी है, शिक्षण अधिगम संबंधी है, प्रबंधक वर्ग संबंधी है या मूल्यांकन संबंधी है। तो यदि मैं देख रहा हूँ कि मूल्यांकन संबंधी हो ही नहीं सकती, प्रबंधक वर्ग भी क्या करेंगे, तो बच्चों की प्रॉब्लम है, और शिक्षण यानी क्लासरूम की गतिविधि नहीं है, तो सीधा सी बात है, कुछ बच्चों की आदत हो जाती है कि वो देरी के साथ में आते हैं। तो यह समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है, बाल विवाह क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, एक प्रश्न इस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाता है कि वो स्टेप्स को क्रम में आपसे लगवाता है। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान के यदि स्टेप्स आपको याद होंगे तो आप आसानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। क्रियात्मक अनुसंधान के पदों का सही क्रम है। तो 6 आपके पास में यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेप्स, उनको आपको क्रम से लगाना है। पहला समस्या की पहचान, दूसरा है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तीसरा रूपरेखा का निर्माण, चौथा सीमांकन एवं संगत कारणों का पता लगाना, पांचवा रूपरेखा की क्रियान्विति करना, छठा है अंतिम निर्णय। अब यहाँ यदि मैं विकल्प की बात कहूँ तो ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में ही इसका अंदर
जो आंसर है वो छिपा हुआ है। मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ, तो फिर आप आसानी के साथ इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। पहला विकल्प है इसका समस्या की पहचान करना, यानी सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, और जब समस्या की पहचान हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, सीमांकन करते हैं, क्योंकि सारे बच्चों की समस्या नहीं होती, कुछ बच्चों की समस्या होती है। तो वो कुछ बच्चे यानी वो कौन से बच्चे हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, तो सीमांकन करना होता है, हमें डिलिमिटेशन करना होता है, और साथ के साथ जो समस्या है उसके संगत कारणों का हमें पता लगाना होता है। तो पहला स्टेप है समस्या की पहचान करना, दूसरा स्टेप है सीमांकन एवं संगत कारणों का पता लगाना। अब सीमांकन एवं संगत कारणों का पता लग गया तो फिर तीसरा स्टेप आता है बच्चे उसका क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। तो जो संगत कारण हमने देखे हैं उन संगत कारणों को हमें दूर करना है, तो उसके हमें संभावित हल ढूंढने पड़ेंगे, संभावित हल प्रयास करने पड़ेंगे, तो वही कहलाती है क्रियात्मक परिकल्पनाएं। तो फिर क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाएगा। चौथे स्टेप के अंदर जो क्रियात्मक परिकल्पनाएं हमने की हैं उसके अनुसार हमें एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, रूपरेखा का निर्माण करना होगा, और जब रूपरेखा बन के तैयार हो जाएगी तो रूपरेखा की हमें क्रियान्विति करनी पड़ेगी। तो पांचवा स्टेप है रूपरेखा की क्रियान्विति करना, और छठा स्टेप है बच्चों अंतिम निर्णय। तो देखो कहाँ ये 6 स्टेप्स किस क्रम में आ रहे हैं। पहले में समस्या की पहचान है, दूसरे में क्रियात्मक परिकल्पना, नहीं ये तीसरा स्टेप है इसलिए ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले में फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद फोर्थ नहीं, हाँ ये हो सकता है समस्या की पहचान करना, और उसके बाद में सेकंड स्टेप सीमांकन एवं संगत कारणों का पता लगाना। लेकिन तीसरा देखें, थर्ड है रूपरेखा का निर्माण। रूपरेखा का निर्माण जब तक क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता, तो सेकंड विकल्प भी नहीं है। थर्ड विकल्प में पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। फिर फोर्थ सीमांकन एवं संगत कारणों का पता लगाना, यह भी सही है। फिर सेकंड है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, बिल्कुल ठीक है, संगत कारणों के बाद क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास यस, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद रूपरेखा का निर्माण किया जाएगा। और फिर फिफ्थ है रूपरेखा की क्रियान्विति की जाएगी। और फिर लास्ट जो स्टेप वो छठा वाला है अंतिम निर्णय। इसका मानने है कि जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है, थर्ड विकल्प है। ऐसे आपको स्टेप ध्यान में रखते हुए इसका आंसर ढूंढना है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान के बाल विवाद क्षेत्र से संबंधित समस्या नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, परीक्षा में फास्ट होते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो फटाफट कहते हैं चोरी करना। अब चोरी करना ठीक है, बाल विवाद से संबंधित, लेकिन और भी तो पढ़ो, ये तो समस्या है, नहीं शब्द नहीं पढ़ते वहां पर। बाल विवाद से संबंधित समस्या नहीं है तो चोरी करना बाल विवाद से संबंधित है, गृह कार्य ना करना यह भी बाल विवाद से संबंधित है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन ना करना, और चौथा ऑप्शन भी है पढ़ने वाले साथियों को तंग करना। ये भी अपन जानते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, शरारती बच्चे होते हैं, जो उनके व्यवहार होता है वो अपने पड़ोसी छात्र, अपने सहपाठी छात्र को तंग करते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बाल विवाद के क्षेत्र के अंदर नहीं आती, इसलिए तीसरा वाला विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कब से माना जाता है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान का विकास पूछा जा रहा है, जबकि अपन देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के मध्य में, तो जो सेना के द्वारा भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। अब विकास के क्रम में जब प्रश्न पूछा जा रहा है, कब से पूछा जा रहा है, तो क्या 1953 करके आएंगे, या 1945, या 1960, या 1926? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो जाता है वो कब से जाता है, 1926 से जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास, यानी विकास जो माना जा रहा है वो कब से माना जा रहा है, 1926 से माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 19, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको वो विकल्प ढूंढना है जो इसका उद्देश्य नहीं है। पहला है विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करना, दूसरा है विद्यालय के शिक्षकों में कार्यकौशलों का विकास करना, तीसरा शैक्षिक क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्त समस्याओं का उत्तर खोजना, और चौथा विद्यालय के शिक्षकों, प्रमुखों तथा प्रबंधकों में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं यदि आपने मेरे पहले प्रश्नों की तरफ ध्यान दिया हो तो। क्रियात्मक अनुसंधान यानी विद्यालय, बस इतना ध्यान रखो। और विद्यालय तो विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करना बिल्कुल इसका उद्देश्य है। विद्यालय के शिक्षकों में कार्यकौशलों का विकास करना, यह भी इसका उद्देश्य है। शैक्षिक क्षेत्र के समक्ष, अब ये विद्यालय से भी आगे की बात हो गई। विद्यालय है ही केवल शैक्षिक क्षेत्र के लिए नहीं होता, विद्यालय के बाहर भी शैक्षिक क्षेत्र की अपन बात करते हैं। शैक्षिक क्षेत्र व्यापक क्षेत्र होता है। तो शैक्षिक क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्त समस्याओं का उत्तर खोजना ये क्रियात्मक अनुसंधान का काम नहीं, वो तो विद्यालय की समस्याओं को खोजता है। और चौथा विकल्प विद्यालय के शिक्षकों, प्रमुखों तथा प्रबंधकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी इसका उद्देश्य है। तो सही आंसर क्या है बच्चों? थर्ड वाला विकल्प है। शैक्षिक क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्त समस्याओं का उत्तर खोजना। ये फंडामेंटल रिसर्च करता है, एक्शन रिसर्च नहीं करता। अंतिम प्रश्न सीरीज का प्रश्न नंबर 20, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या नहीं है। यानी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो नहीं है? अनुशासनहीनता की समस्या, वर्तनी की समस्या, अशुद्ध उच्चारण की समस्या, उपयुक्त वातावरण सृजन की समस्या। तो शिक्षण अधिगम की जब अपन बात करेंगे तो सीधा सीधा सा क्लासरूम की बात होगी। और जब क्लासरूम की बात होगी तो क्लासरूम में हमारा अध्यापक है, हमारा विद्यार्थी है और उसकी पाठ्य पुस्तक यानी उसका पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं होंगी। हमारे अध्यापक उचित शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, श्यामपट्ट का उचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कक्ष में अंतः क्रिया नहीं हो पा रही है, या मैं यूँ कहूँ कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ में जो सीखना चाहिए, जिस प्रकार से सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहे हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्ध उच्चारण, ये सब बहुत सारी समस्याएं हमें कक्ष में नजर आती हैं। अनुशासनहीनता की भी समस्या हमें नजर आती है। तो यदि देखिएगा अनुशासनहीनता की समस्या क्या वो कक्ष की समस्या है? क्या कक्ष में ही अनुशासनहीनता होती है? नहीं। अनुशासनहीनता की जो समस्या है वो बाल व्यवहार संबंधी है। यानी अनुशासनहीनता बच्चे कक्ष के बाहर विद्यालय में भी करते हैं, और विद्यालय में भी करते हैं तो तोड़फोड़ करते हैं, फर्नीचर की तोड़फोड़ करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये अनुशासनहीनता है। यानी अधिगम, शिक्षण अधिगम से संबंधित वर्तनी संबंधी समस्या होती है, अशुद्ध उच्चारण की समस्या होती है, और कई बार शिक्षक उचित शिक्षण विधियों के द्वारा, या हम जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसके द्वारा उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों तो शिक्षण अधिगम संबंधी है, लेकिन जो पहला वाला विकल्प है अनुशासनहीनता की समस्या, वो बाल व्यवहार संबंधी है, ना कि शिक्षण अधिगम संबंधी। तो बच्चों ये 20 प्रश्न एक्शन रिसर्च के मैंने आपको बताए, इन 20 प्रश्नों को आपको दोहराने हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य को आप प्राप्त करें। मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।